मंजरी की अमित से मुलाकात एक एजुकेशनल कैंप में हुई थी जो विश्वविद्यालय की तरफ से लगाया गया था, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आए, फिर हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस सीमित समय में दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, मगर दिल की बात दिल में रह गई। समय गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को भूल गए। मंजरी की जिंदगी में सुधीर आया। सुधीर के पिता बहुत बड़े अधिकारी थे, काफी संपन्न परिवार था। मंजरी का मिडिल क्लास परिवार उसके आगे कहीं नहीं टिकता था। इसके बाद भी दोनों का प्रेम परवान चढ़ा, जिसकी बात शादी पर जाकर खत्म हुई। मामूली से क्वार्टर में रहने वाली मंजरी के लिए ससुराल किसी महल से कम नहीं था। नौकर चाकर, कार, रुतबा, सब कुछ उसे अचानक मिल गया। नहीं मिला तो वो सम्मान जिसकी वो हकदार थी। सास उसे हमेशा हिकारत भरी नज़रों से देखती थी। इसका बहुत बड़ा कारण था मंजरी का छोटे परिवार से होना। पढ़ाई लिखाई, रंग रूप सब में वो 20 थी, पर सास का रवैया उसके लिए भारी पड़ रहा था। एक दिन तंग आकर मंजरी ने सुधीर से कहा, मेरा यहाँ दम घुटता है। सास मुझे जब तब ताने देती हैं कि मैंने तुम्हें फांस लिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा। 6 महीने हो गए, आज भी उनके तेवर जिसके तेस हैं। क्या तुमने शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की है? सुनकर सुधीर को अटपटा लगा। जो चीज़ गुजर गई उसके बारे में सवाल उठाने का क्या फ़ायदा। माना कि उनकी मर्जी के खिलाफ की तो भी क्या अब तलाक ले ले? सुधीर के पिता को कोई ऐतराज़ न था। सुधीर को भरोसा था कि एक दिन माँ मंजरी के गुणों से प्रभावित होकर उसे अपना लेंगी। क्या सोच रहे हो? तुम चाहती क्या हो? क्या हम अलग घर लेकर नहीं रह सकते? सुधीर को अच्छा नहीं लगा, मगर चुप रहा। एक ही शहर में अलग अलग रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मम्मी से नहीं निभ रही, मगर पापा, वे तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहें। उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर दूसरी जगह रहने जा रहा है। मंजरी पर सुधीर की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने मायके आकर रहने लगी। मायके आकर उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। इस बीच सुधीर उससे मिलने आता रहा। जब भी आता उसे उसके फैसले पर पुनः विचार करने का दबाव बनाता, मगर वो अपने फैसले पर अडिग रहती। सुधीर को मंजरी की कमी हमेशा खलती। ऐसा ही हाल मंजरी का भी था। सुधीर के पिता से सुधीर की मनोदशा छिपी ना थी। उन्हें ये सब देखकर तकलीफ होती। एक दिन सब खाने की मेज पर थे तो सुधीर के पिता ने मंजरी का प्रसंग छेड़ा। सुनते ही माँ बिफर गई। आपको उसके जाने का ज़्यादा कष्ट है। ऐसा है तो आप ही उसके पास जाकर रहिए। मैं सुधीर की दूसरी शादी करूँगी। मूर्ख जैसी बातें मत करो, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। सुधीर के पिता बिगड़े। दोनों में बहसी बहसा हुई। सुधीर से रहा ना गया। बोला, मम्मी, आपने ज़रा सी समझदारी दिखाई होती तो मंजरी घर छोड़कर नहीं जाती। तुझे मंजरी की इतनी फिक्र है तो चला जा उसके पास। चला जाएगा, शादी की है तो निभाना पड़ेगा। सुधीर के पिता बोले। माँ उठकर जाने लगी। उन्हें सुधीर के पिता की बात नागवार लगी। अगले दिन सुधीर अपने पिता की बात मानकर मंजरी के साथ अलग रहने लगा। 5 साल गुजर गए। इस बीच वो एक बच्ची की माँ बनी। बच्ची का नाम शालिनी रखा। बच्ची 3 साल की हो गई, तभी एक दुर्घटना घटी। सुधीर कार एक्सीडेंट में चल बसा। दोनों परिवारों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन सुधीर के पिता से रहा ना गया। वे सुधीर की माँ से बोले, हमें बेटे का सुख नहीं मिला, क्या बहू पोती का भी नहीं मिलेगा? सुनकर वह सुबकने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा था। सुधीर के पिता ने मंजरी के ससुराल में रखने का मन बनाया, जिसे मंजरी ने ठुकरा दिया। बोली, जब पति ही नहीं रहा तो कैसा ससुराल? सुधीर की माँ चिढ़ गई। उसे इसमें मंजरी का अहंकार नजर आया। मंजरी ने सरकारी स्कूल में आवेदन दिया। जल्द ही उसे नौकरी मिल गई। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। स्कूल शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में था। उसने अपना ठिकाना शहर में ही बनाया। जब भी अकेली होती अतीत में डूब जाती। अतीत एक एक कर चलचित्र की भांति उसकी निगाहों के सामने घूमने लगता।
ऐसे ही भावुक पल में जब सुधीर की तस्वीर आती तो वह खुद पर नियंत्रण न कर पाती। आँख के दोनों कोर भीग जाते, जिसे जल्द ही वह पोंछ डालती। वो अपनी बच्ची के सामने खुद को कमज़ोर होने देना नहीं चाहती थी। मंजरी के पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे। उनकी नज़र में एक दुहाजा लड़का था जो सरकारी विभाग में क्लर्क था, मगर मंजरी ने उसे इनकार कर दिया। लड़का कहीं से भी उसके लायक नहीं होगा, फिर कौन दूसरे के जन्मे बच्चे को पालेगा। एक तरह से मंजरी ने शादी ना करने का फैसला कर लिया। शालिनी 8 साल की हो चुकी थी, तभी उसकी ज़िंदगी में अमित ने आकर हलचल पैदा कर दी। अमित, जिसे वो लगभग भूल चुकी थी, एक मॉल में खरीदारी करते हुए दिखा। आमना सामना हुआ। मंजरी, वो मुस्कुराया। पहचान गए? मंजरी हंस पड़ी। क्यों नहीं पहचानूंगा। हमने एक साथ दोनों कैंप में 10 दिन गुजारे थे। उसने आसपास नजरें घुमाई। तुम्हारे पति नहीं दिख रहे? ये प्यारी सी बेटी तुम्हारी है? उसने नजरें झुकाकर उस बच्ची के गालों पर हाथ फेरा। हाँ, मेरी ही बेटी है, शालिनी कहकर मंजरी का चेहरा उदास हो गया। अमित ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। चलो पास के किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। अमित का यह प्रस्ताव उसे अच्छा लगा। पति एक दुर्घटना में चल बसे। यही एकमात्र संतान है मेरी, जिसे पाल पोस कर अच्छा इंसान बनाना है। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? आया था, मगर कोई मिले तब ना। अब तो मैंने आस भी छोड़ दी है। नियति जहाँ ले जाएगी वहाँ चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एयरफोर्स में हूँ, यहीं पोस्टिंग मिली है। पत्नी, बच्चे? मंजरी के इस सवाल पर उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान तैर गई। तलाक का केस चल रहा है। शाम गहराने को था, सो बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करके दोनों अपने अपने घर लौट आए। एक हफ्ते बाद अमित मंजरी से मिलने उसके घर पर आया। उसे देखते ही वो भाव विहाल हो गई। अमित उसका पहला प्यार था, जिसकी चिंगारी वक्त के राख में दब गई थी, आज फिर से उभरने लगी। कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच अमित ने उसकी निजी जिंदगी को कुरेदा। उसने कुछ नहीं छिपाया, एक एक कर अपने अतीत के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। अमित को उससे सहानुभूति थी। तभी अमित के फ़ोन की घंटी बजी। वो मोबाइल लेकर एक तरफ चला गया। लौटा तो उसके चेहरे पर निराशा के शिकन थे। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? मेरी पत्नी का फ़ोन था। मंजरी ने आगे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। हाँ, इतना ज़रूर था कि उसका दिल पहले की तरह सामान्य नहीं रहा। क्यों? आखिर किस हक से वो अमित पर इतना भरोसा कर रही है? वो शादीशुदा आदमी है, उसका अपना परिवार है। क्या वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रही? बहरहाल इस समय ये सब सोचने का वक्त नहीं था। वो तो बस अमित के रूप में पिछला प्यार लौट आने की खुशी से लबरेज थी। तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी ही तरह विडंबनाओं से भरी है, अमित भरे मन से बोला। अमित ने एक एक करके अपने अतीत के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। मंजरी को जानकर अच्छा न लगा। इतना होनहार, काबिल, हैंडसम पति की पत्नी इस तरह हो सकती है? कैसे उसका दिल किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाने को करता है, वो भी बिना तलाक के? तुमने तलाक की अर्जी दी? हाँ, पर क्या तलाक होना इतना आसान होता है? काफ़ी रुपयों की डिमांड करती है, जो मेरे लिए संभव नहीं। तब क्या करोगे? यही सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। वो रहती कहाँ है? मेरे ही फ्लैट में। मेरा एक बेटा भी है। घर खर्च भेजता हूँ सो अलग। बंद कर दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। जब तक तलाक नहीं हो जाता वो मेरी पत्नी है। मंजरी सोचने लगी, कैसी औरत है जो अपना गृहस्थ जीवन ठीक से नहीं रख सकती। उसके दिल में अमित के प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। कहीं ये सहानुभूति प्रेम का प्रथम पायदान तो नहीं? कुछ कुछ मंजरी को ऐसा ही लगा। कल तक जो जिंदगी उसके लिए बोझ थी, आज अचानक खूबसूरत लगने लगी। वो अमित के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखने लगी। जब भी शाम को खाली होती, अमित के साथ मोबाइल पर बैठ जाती। दोनों घंटे बातें करते। कल तलाक हो जाएगा, तब हम दोनों शादी कर लेंगे। शालिनी भी तुमको पिता के रूप में देखने लगी है। उस रोज़ तुम्हारे साथ कितना घुल मिल गई थी।
मोबाइल पर यही सब बातें होती रहती। अमित के लिए मंजरी का घर अनजाना नहीं रहा। अमित शालिनी के साथ खूब मस्ती करता। यह देखकर मंजरी को पूरा विश्वास था कि अमित से शादी हो जाएगी तो शालिनी को उसे पिता के रूप में अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से वो शादी से कतराती थी। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल गुजर गए। दोनों के संबंध पति पत्नी की तरह बन गए थे। एक रोज फ्लैट की एक पड़ोसन ने अमित के बारे में मंजरी से सवाल किया, जिसे सुनकर उसे अच्छा न लगा। उस रात जब दोनों हम बिस्तर थे तब मंजरी ने इस घटना की चर्चा की। तुम बेकार लोगों की बातों पर गौर करती हो। जैसे ही तलाक मिलेगा मैं तुमसे शादी करके इन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दूंगा। मंजरी को तत्काल राहत मिली, मगर मन में उठने वाले सामाजिक रुसवाइयों को लेकर उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। देखते देखते 3 साल गुजर गए। इस बीच अमित जब कभी मुंबई अपनी पत्नी के साथ जाता तो उसका एक ही जवाब होता, तलाक के सिलसिले में जा रहा हूँ, तारीख पड़ी है। एक दिन मंजरी से रहा ना गया। बोली, वो चाहती क्या है? उसने 30 लाख रुपयों की डिमांड की है, साथ में हर माह 50,000 घर खर्च। कहाँ से इतना रुपया लाऊं? अमित झल्लाया। उसके तेवर देखकर मंजरी ने खुद को संयत किया। तुम्हें इतना देने में दिक्कत क्यों हो रही है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रही 50,000, अगर वो तुम्हारे तनख्वाह का आधा ले लेती है तो देकर मुक्ति पाओ। मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, आराम से रह लेंगे। मंजरी को लगा कि इसे सुनकर अमित का सारा तनाव खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसा तुम समझती हो वैसा कुछ नहीं है। वो एक नंबर की धूर्त है। आज 30 मांगी है, कल 40 का डिमांड करेगी। इसलिए सोचता हूँ कि कोर्ट जो फैसला लेगी वही ठीक रहेगा, भले ही सारी जिंदगी निकल जाए। मंजरी चिढ़ गई। तुम मुझे अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर दे दो, मैं उससे बात करूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अमित अचानक घबरा गया। यह हमारा आपसी मामला है। समय निकलता जा रहा है, शालिनी बड़ी होती जा रही है। पता नहीं आगे वो इस रिश्ते के लिए तैयार होगी भी या नहीं। तुम व्यर्थ परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ अपने हाथ पर लेते हुए अमित यूं बोला मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी निश्चिंतता मंजरी को बेचैन करती। उसकी स्थिति परकटे परिंदे की तरह हो गई थी, ना उड़ सकती थी और ना दूर तक चल सकती थी। अचानक मंजरी ने अपना हाथ खींच लिया। अमित को अटपटा सा लगा। अमित, तुम्हें कुछ न कुछ फैसला लेना ही होगा। अमित के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कल तक वो सहज थी, मगर आज बेहद गंभीर और निर्णायक मूड में थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? उसने मंजरी को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए उसे बाहों में भर लिया। डार्लिंग, इतना परेशान क्यों होती हो? कुछ महीनों की ही तो बात है। वकील ने कहा है कि अब फैसला होने में देर नहीं होगी। इसमें नई बात क्या है? साल भर के लिए कहा था, अब 3 साल हो रहे हैं। तलाक में समस्या क्या आ रही है उसका खुलासा भी नहीं करते। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। अपनी कोशिशें नाकाम होते हुए देख अमित सोफे पर बैठ गया। मंजरी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसमें टेसुए बहाने की क्या जरूरत है? हमने जो किया आपसी सहमति से किया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर तुम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती तो मेरी तरफ से आज़ाद हो। अमित, मंजरी चीखी। 3 साल पति पत्नी की तरह रहे हम दोनों, और आज कह रहे हो कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ? जिस्मानी संबंध बनाते हुए तुमने मुझे क्या आश्वासन दिया था? मैं कोई वैश्या हूँ जो तुमसे अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरा करने के लिए जुड़ी? हाँ, दिया था कि जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मगर तलाक हो तब ना, कब तक होगा? मंजरी, इतना दुखी मत हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार करो। जैसे ही तलाक हो जाएगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तुम कभी नहीं करोगे। मुझे तुम दोहरे चरित्र के आदमी लगते हो। मुझे तो ये भी शक है कि तुम्हारा मुकदमा चल भी रहा है या नहीं। अमित
उस रोज किसी तरह मंजरी के सवालों से बचकर निकल गया। मंजरी की मनोदशा देखकर वो अंदर ही अंदर भयभीत था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंजरी शादी को लेकर इतना संजीदा है। वो भरकस चाहती कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए ताकि असुरक्षित जिंदगी से छुटकारा मिल सके। 2 दिन अमित उसके पास नहीं आया। मंजरी को लगा वो उससे नाराज है। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे इस बात के लिए बेहद अफसोस हुआ कि क्यों अमित पर तोहमत लगाया उसने। हो सकता है वो जो कह रहा था सही हो। उसने अमित को फ़ोन लगाया, माफ़ी मांगना चाह रही थी मगर उसने उठाया ही नहीं। बार बार स्विच ऑफ के संकेत मिल रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या अमित उससे अपने अपमान का बदला ले रहा है? सोचकर वो सिहर गई। मन आशंकाओं से भर गया। वो अपने आप को दोषी मानने लगी मगर अगले पल यथार्थ के धरातल पर आई तो लगा जो कहा सही कहा। जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती। ऐसे कब तक चलेगा? कल शालिनी परिपक्व हो जाएगी तब भी क्या इस रिश्ते को उसी रूप में लेगी जैसी लेती आई है? परिपक्वता आएगी तो निश्चय ही उसे यही लगेगा कि मैं चरित्रहीन हूँ। फिर तो अपनी बेटी की ही नज़रों से भी गिर जाऊंगी। मंजरी ने कई बार अमित से बात करने की कोशिश की मगर हर बार उसे नाकामी हाथ लगी। उसकी आकुलता बढ़ती ही जा रही थी। काफ़ी सोच विचार कर उसने उसके क्वार्टर जाने का फैसला लिया। 3 साल में वो पहली बार उसके क्वार्टर जाएगी। ना अमित ने कहा ना ही उसने कभी जाने का दबाव डाला। क्वार्टर पर ताला लगा था। पड़ोस की महिला ने बताया कि वो अपने घर मुंबई गए हैं। क्यों के सवाल पर बोली, आपको पता नहीं उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सन्न रह गई मंजरी ये सुनकर। एक चरित्रहीन पत्नी के लिए आज भी इतना लगाव जो मुझसे बिना बताए चला गया। ये छल नहीं है तो क्या है? जब तक मेरे पल्लू से बंधा था सिवाय उसकी बुराई के उसे कुछ नहीं सूझता था और आज अचानक उसकी बीमारी की खबर सुनते ही मुंबई भाग गया। सोचकर मंजरी से ना रोते बन रहा था ना ही हंसते। किसी तरह भारी कदमों से चलकर अपने घर आई। रह रहकर उसके सामने अमित का चेहरा आ जाता। उसने उसे पहचानने में कितनी बड़ी भूल की। वो अमित से ज़्यादा खुद को कसूरवार मानने लगी। क्या ज़रूरत थी अमित पर इतना भरोसा करने की? अमित से मंजरी की जान पहचान कितने दिनों की थी? मात्र 1 आध हफ्ते की थी। इतने कम समय में किसी के मूल चरित्र को समझ पाना मुश्किल है। अमित पर भरोसा करके उसे सब कुछ सौंप दिया। उसका मन कचोटने लगा। क्या वो कभी अपने आप को माफ़ कर पाएगी? अब मंजरी समझ चुकी थी कि वो छली जा रही है। दुश्चिंताओं में डूबी थी मंजरी की तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन अमित ने किया था। यह आग में घी से कम नहीं था मंजरी के लिए। फ़ोन क्यों किया? तुम्हारा मिस कॉल आया था। पत्नी कैसी है तुम्हारी? मैं कुछ समझा नहीं। बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चला है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है और हाँ, ये सच है कि मेरी अपनी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है मगर मेरी भरकस कोशिश यही है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। कोई अपने बसे बसाए घर को तबाह होते नहीं देख सकता। मेरा एक बड़ा बेटा है। अब क्या मैं उसे खोना चाहूँगा? जैसे ही वो फ़ोन रखने जा रहा था मंजरी ने रोका। मेरी भी सुनते जाओ। ये मत समझना कि मुझसे छल कर तुम चैन से जी लोगे। तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद की हैं, एक मेरी दूसरी मेरी बेटी की। पर याद रखना मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपने पहचान के साथ जीऊँगी। नहीं, ज़रूरत है मुझे तुम जैसे कायर जीवन साथी की। अच्छा हुआ जो तुमने पहले ही अपनी असलियत बता दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाती। कहते कहते मंजरी की आंखें छलछला आई। अमित ने फ़ोन काट दिया। तभी मंजरी की नज़र सामने खड़ी शालिनी पर गई। ऐसा लगा वो दोनों की बातें सुन रही थी। शालिनी स्कूल से कब आई? तभी वो अपनी माँ के करीब आई। उसके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ तुम रो मत।
ऐसे गंदे आदमी की मुझे भी ज़रूरत नहीं। इतनी समझदारी की बात करने वाली 11 वर्षीय बेटी को उसने गोद में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।